दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उर्मी एजुकेशन पर। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के वर्णमाला टॉपिक के क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, श्रा, छ, ज्ञ या। तो आपको पता है अच्छे से कि श्रा संयुक्त व्यंजन है, छ छत्री संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। इसमें से जो हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है वह है ऑप्शन नंबर द। यह संयुक्त नहीं है, यह अंतस्थ में आता है। या, रा, ला, वा, ये सारे अंतस्थ व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन में आता है श्रा, छ, ज्ञ और त्रा। आइए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। आपको इसमें शुद्ध बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है सा मूर्धन्य है, सा दंत्य है, चा कंठ है या फिर सा तालु है। आपको इसमें ये बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो सा मूर्धन्य है, ये तो गलत है। सा, ये वाला जो षुट्कारी सा होता है ये तालव्य होता है, तालव्य है। सा दंत है, आप बताइए। चा कंठ है, ये भी गलत है। चा कंठ नहीं होता है, चा तालव्य होता है। शा तालु है, ये भी गलत है। ये षटकोण वाला शा मूर्धन्य शा होता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी, सा दंत है, ये सही हुआ। आइए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। आपको इसमें अशुद्ध बताना है। सॉरी, इसमें ऑप्शन नहीं पड़ा है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो पहला ए नंबर है हमारा, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक साथ हो सकता है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। ऑप्शन नंबर सी, छ संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग कंठ ध्वनि है। आप बताइए इसमें से कौन सा अशुद्ध है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न है, ये तो सही है क्योंकि ज्ञ बनता है ज और इया से मिलकर और इसका उच्चारण स्थान इन दोनों से अलग होता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। छ संयुक्त व्यंजन है, हाँ ये भी सही है, संयुक्त व्यंजन है, दो वर्डों से मिलकर बनता है। का और शा षटकोण वाला उन दोनों को मिलाकर बनता है। विसर्ग कंठ ध्वनि है, तो ये भी सही है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, जो विसर्ग होता है वह कंठ ध्वनि है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर है कि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये अशुद्ध है क्योंकि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि महाप्राण तो हर वर्ग में आते हैं। जैसे का में भी महाप्राण आता है, खा और धा, खा और घा, और उसके बाद फिर चा वर्ण में भी आता है, तो सबके तो उच्चारण स्थान अलग अलग हैं। तो हमारा जो ये पहला नंबर ऑप्शन है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक हो सकता है, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा अशुद्ध है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर किसका भेद है। आपको बताना है स्वर किसका भेद है। ऑप्शन नंबर आ, संधि है, बा समास है, या वर्ण है, या लिंग है। तो आपको बताना है कि स्वर किसका भेद है। स्वर वर्णमाला में आता है ना, वर्ण का भेद है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि स्वर हिंदी वर्णमाला की ध्वनियों का ही भेद है। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो स्वर, एक व्यंजन। संधि आपको पता है, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। समास वैसे तो मूल रूप से 4 माने गए हैं, मगर एनसीईआरटी पे जो दिया हुआ है 6 भी सही माना जाता है, 4 भी सही माना जाता है। और लिंग आपको पता है, लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो इसका हमारा स्वर किसका भेद है, वर्ण का भेद है। इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है।
आप बताइए, वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम शब्द कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं या फिर वक्तव्य कहते हैं? तो वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं जिससे कोई सार्थक अर्थ निकलता है, उसे हम शब्द कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है। क्या छ है, झा है, या शा है, या फिर फा है, या फिर हा है? स्पर्श संघर्षी कौन सा है? आप बताइए, इसमें स्पर्श संघर्षी कौन सा है? तो हमारा इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, आ, झा, ये हमारा स्पर्श संघर्षी है, क्योंकि स्पर्श संघर्षी जो हमारा चा वर्ग होता है, चा, छा, जा, झा, ये हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। शा तो आपको पता है तालव्य है, फा आपको पता है ओष्ठ है, और हा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी हा कंठ है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्न में से सघोष वर्ण है, इसमें सघोष बताना है। क्या आ सघोष है, या फिर का सघोष है, खा सघोष है, या फिर चा सघोष है? तो इसमें आ अघोष वर्ण है, आपको पता है। आ सघोष वर्ण है, क्योंकि सघोष में क्या क्या आता है? सघोष में जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से टकराकर बाहर निकलती हैं और घर्षण पैदा करती हैं, वहाँ पर सघोष वर्ण होता है। सघोष, उसे सघोष कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो पांचों वर्ग हैं उनके अंतिम के तीनों अक्षर, और उसके अलावा जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, या, रा, ला, वा और हा, और उसके बाद हमारे सारे स्वर, यानी कि जो सघोष वर्ण है उनकी टोटल संख्या कितनी है? 31। ये हमारे सघोष होते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊष्म महाप्राण। ऊष्म महाप्राण वर्ण है। क्या खा ऊष्म महाप्राण है, या डा है, या फिर मा है, या फिर शा है? जो ऊष्म महाप्राण व्यंजन वर्ण शा, सा, सा, जो तीनों सा होते हैं, और हा, ये चारों ऊष्म महाप्राण हैं। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ये दा सही हो जाएगा। शा, ये ऊष्म महाप्राण व्यंजन है। खा महाप्राण व्यंजन है मगर ऊष्म नहीं है, जबकि चा और टा ये तो दोनों अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा प्रकंपित वर्ण है? आपको बताना है इनमें कौन सा प्रकंपित वर्ण है। क्या रा है, या फिर या है, या फिर मा है, या फिर जा है? तो प्रकंपित वर्ण कौन सा है? प्रकंपित वर्ण की परिभाषा आपको पता ही होगी। रा एक यानी ऑप्शन नंबर ए, रा एक प्रकंपित वर्ण है। प्रकंपित वर्ण वह होता है जिसको बोलने पर जिह्वा में कंपन उत्पन्न हो, वो प्रकंपित वर्ण होता है। और रा को हम और किस नाम से जानते हैं? इसे हम लुंठित भी कहते हैं। लुंठित वर्ण, इसे हम लुंठित वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी आपको तो ये पता ही है, या अंतस्थ है, माँ जो है ओष्ठ है, और जा ये हमारा तालव्य व्यंजन है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। क्या आ महाप्राण वर्ण है, या फिर का महाप्राण वर्ण है, या था महाप्राण वर्ण है, या डा महाप्राण वर्ण है? आप बताइए। तो जो महाप्राण है इसमें वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, था हमारा महाप्राण है। था महाप्राण की क्या परिभाषा होती है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय हो, वहाँ पर महाप्राण वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, और जो हमारे ऊष्म हैं,
ये मिलाकर सारे महाप्राण होते हैं। इस तरह महाप्राण की संख्या हमारी हो जाती है 14 और बाकी जो बचता है वो अल्प प्राण हो जाते हैं। अल्प प्राण की संख्या है 30। अल्प प्राण में तो आपको पता है अल्प प्राण में कौन सा आता है, पहला, तीसरा, पांचवा, यानी 135 और महाप्राण 24, दूसरा और चौथा। तो इस तरह से अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण की संख्या होती अल्प प्राण की संख्या 30 और महाप्राण अल्प प्राण की संख्या 30 और महाप्राण की संख्या 14। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। किन ध्वनियों को, ये मिस टाइप है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि। ऑप्शन नंबर सा, स्वर के साथ आने वाली ध्वनि, या फिर ऑप्शन नंबर दा, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनि। बताइए आप इसमें कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो अनुस्वार, जो स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनि जो होती है हमारी, स्वर के बाद जो नासिक्य ध्वनि आती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं, जबकि स्वतंत्र रूप से जो आती हैं ध्वनियाँ वो तो स्वर कहलाती हैं। और उसके बाद अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। तो अनुस्वार आपको पता है कौन सा है, अंग, ये अनुस्वार है हमारा। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर बनता है, यानी भिन्न भिन्न यानी दो स्वरों के मेल से जो स्वर बनता है उसे हम क्या कहते हैं। उसे क्या हम संयुक्त व्यंजन स्वर कहते हैं, या दीर्घ स्वर कहते हैं, जम्भे स्वर, ये ऑप्शन ही अजीब है, ये तो होगा ही नहीं, या फिर उसे हम मूल स्वर कहते हैं। तो जो भिन्न भिन्न जो दो स्वरों से मिलकर बनता है उसे आपको अच्छे से पता है, उसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। क्या अयोगवाह महाप्राण को कहा जाता है, या अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है, या फिर संयुक्त व्यंजन को कहा जाता है, या फिर अल्प प्राण को कहा जाता है। आप बताइए अयोगवाह किसे कहा जाता है। तो अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार और विसर्ग को। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सा ध्वनियाँ, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। क्या दंत है, या मूर्धा है, या तालु है, या ओष्ठ है। तो जो सा ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सा ध्वनि तालव्य। इसके अतिरिक्त चा, छा, जा, झा, ञ ये भी तालव्य में ही आते हैं। या का उच्चारण स्थान मूर्धा में कौन सा आता है, मूर्धा में आता है टा वर्ग, और सा कौन सा आता है, षटकोण शा। ओष्ठ में कौन सा आता है, ओष्ठ में आता है पा वर्ग। दंत में कौन सा आता है, दंत में हमारा आता है सरौता वाला सा और आता है ता वर्ग। तो शा ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा का आरंभ किस से होता है। ये सारे क्वेश्चन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, कोई भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, भाषा का आरंभ किस से होता है। शब्द से होता है, ध्वनि से होता है, अर्थ से होता है, या स्वरूप से होता है। तो जो भाषा का आरंभ है ये कहाँ से होता है, भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को वो रेड वाली बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।